आज मालूम करेंगे युवाओं से, देश के युवाओं से, जयपुर के युवाओं से कि क्या लोकसभा चुनाव को लेकर वो सोचते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए, किन विषयों को लेकर अगला चुनाव लड़ा जाना चाहिए। अभी भी नई सरकार में भी पेपर लीक हुआ है। हिंदुस्तान के मुद्दों की बात करें अपन इस लोकसभा चुनाव में तो आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये इस तरह के जो मुद्दे गायब है। अब आप धर्म पे चले गए। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना सा है कि राजनीति धर्म की होनी चाहिए। लोगों को उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा। ध्यान क्या जा रहा है, उसी टाइम पे ग्रुप जब रेलवे की भर्तियां निकली उसी टाइम पे राम मंदिर को प्रोजेक्ट कर दिया गया, युवाओं को झंडे लेकर रोडों पे निकाल दिया गया। वो युवा विरोध ही नहीं कर पाए कि हमें रेलवे में भर्ती हमारी चली गई है, एसएससी की भर्ती चली गई है। युवाओं को उस ओर जाने ही नहीं दिया जा रहा। आज सोशल मीडिया का जमाना है, काम छोटा सा करते हैं उसको दिखाते इतना बड़ा रूप में कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ भ्रमित नहीं, 1% कहीं मोदी का नाम नहीं लिया किसी युवा ने। आज एक 18-19 साल लड़की को पूछता हूँ वोट क्यों देगा, राम के नाम पे। मतलब ठेला लगाए, पतासी बेचे, ये पकोड़े तले, मतलब ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि आपके बेटे तो डायरेक्ट आएंगे और हम पे राज करेंगे, क्योंकि हम तो वहाँ आ ही नहीं सकते ना। और अभी वर्तमान की जो भाजपा सरकार, बजरंग सरकार को, उसके लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट? विश्व के सबसे बड़े युवा देश भारत में, जिसमें इस बार सबसे ज़्यादा युवा आबादी है, लोकसभा चुनाव सर पर है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार 18वीं लोकसभा का चुनाव है और उन सभी मतदाताओं को जो इस बार 18 की आयु पूरी करने वाले हैं और पहली बार वोटिंग करेंगे, उनको अग्रिम शुभकामनाएं दी है। आज मालूम करेंगे युवाओं से, देश के युवाओं से, जयपुर के युवाओं से कि क्या लोकसभा चुनाव को लेकर वो सोचते हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए, किन विषयों को लेकर अगला चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्या ऐसी युवाओं की सोच है, राजनीति को लेकर उनकी क्या सोच है और राजनीति में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। इस विषय पर आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों से चर्चा करेंगे और जानेंगे। जी, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जिससे पिछली सरकार को बहुत बड़ी चोट मिली थी वो था पेपर लीक। उसने पेपर लीक ने कहीं सैकड़ों युवाओं के सपनों को कुचला था, इसलिए उन युवाओं ने सरकार को जवाब दिया था। अति सरकार की एसओजी ने सबसे उनकी कार्रवाई में 15 अफसरों को थाने में गिरफ्तार किया। इनकी ये कार्रवाई को हम ऐतिहासिक कार्रवाई मान सकते हैं। तो अगर ऐसी कार्रवाई होती रही राजस्थान में, पेपर लीक और कई ऐसे मुद्दे हैं उनको लेकर, तो इनका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर फिर से पेपर लीक और ऐसी ओछी हरकतें होती रही तो फिर उनको वही रिजल्ट मिलेगा जो पिछली सरकार को मिला था। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी सरकार ना रहे कि इस बार हमारी सरकार है या किसकी सरकार है। अभी भी नई सरकार में भी पेपर लीक हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उसी को लेके कार्रवाई की एसओजी ने। ऐसी कार्रवाई अगर नहीं होती तो वो चीज़ बहुत ही दिक्कत देती है सरकार को। तो ये कार्रवाई होती जाए और कार्रवाई होगी तभी अफसरों को ध्यान पड़ेगा कि किस लेवल पे हमको क्या करना है। और एक और मुद्दा जो युवाओं को लेके मैं सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ कि युवा केवल वोट देने के लिए नहीं है, युवा खुद का प्रतिनिधित्व मांगता है। जी। जैसे इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, जिन युवाओं के टिकट कटे हैं, जिनको वादे किए गए थे और उनको टिकट नहीं दिए, उन्होंने सरकार को उखाड़ फेंकने का भी दिखा दिया अपन को कि कैसे सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं। तो युवाओं की जो शक्ति है उसे आप ढीला मत समझें और युवाओं को खुद का प्रतिनिधित्व चाहिए। और क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? इन्होंने कहा पेपर लीक मुझे लगता है कि राजस्थान का मुद्दा है। लोकसभा का चुनाव पूरे हिंदुस्तान लेवल का चुनाव है। हिंदुस्तान के क्या मुद्दे होंगे जो यूथ सोच के बैठा है? देखो सर, हिंदुस्तान के मुद्दों की बात करें अपन इस लोकसभा चुनाव में तो आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये इस तरह के जो मुद्दे गायब है। आज देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, केवल और केवल धर्म की, जाति की राजनीति बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है इस पूरे देश के अंदर। हम चाहते हैं आप आपकी राजनीति कीजिए, लेकिन राजनीति होनी चाहिए स्वास्थ्य की, राजनीति होनी चाहिए रोजगार की, क्योंकि आज युवा बेरोजगार भटक रहा है। आज अगर बेरोजगारी प्रतिशत देखा जाए तो हमारे देश में दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। पहले रेलवे की भी जैसे लगभग स्टूडेंट है जो रेलवे की तैयारी करने वाले ज़्यादा है, जो आम आदमी, आम छात्र जो आता है बैकग्राउंड, जिनका गांव ग्रामीण है, जो किसान के बच्चे हैं, वो क्या रेलवे के माध्यम से कहीं ना कहीं जॉब पाते हैं। साल की 2 लाख जॉब आती है, आजकल वो भी आना बंद हो गई। मेरे को लगता है शायद वो रेलवे की जॉब भी 2019 में लास्ट भर्ती थी जो
केंद्र का मुद्दा है ये। इसके अलावा एसएससी में है, तो एसएससी में भी हर साल लगभग 20 से 25 हज़ार वैकेंसी निकलती थी, वो भी नहीं निकाल रही सरकार। इसके अलावा जैसे यूपीएससी की भर्ती है, अगर यूपीएससी को तो अब माना जाए तो सबसे मतलब प्रतिष्ठित जो एग्ज़ाम आती है देश की वो है, उसमें भी टाइम पे नहीं करा पा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो देश जिस ओर जा रहा है उस ओर नहीं जाना चाहिए। देश केवल मंदिर निर्माण पे जा रहा है, ये देश केवल ये जो धर्म की राजनीति की ओर जा रहा है। क्या जरूरत है? हाँ, मानते राम भगवान है हमारे, हम भी मानते कि राम स्थापित होने जरूरी थे, लेकिन उनकी मार्केटिंग करने की मेरे को लगता नहीं था कि इस देश में कहीं ज़रूरत है। धर्म मुद्दा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर राजनीति से धर्म को निकाल दिया जाएगा तो राजनीति एक तरीके से मृत हो जाएगी। राजनीति, नीति जो शब्द है वो नीति शब्द धर्म का ही पर्यायवाची शब्द है। अगर धर्म में राज चलाने में अगर नीति ही नहीं रहेगी तो फिर कुनीति रहेगी। अगर धर्म नहीं रहेगा तो फिर अधर्म रहेगा। तो क्या अधर्म की राजनीति होनी चाहिए? इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है। और दूसरी बात, धर्म एक ही है, सनातन, और सब पंथ है। हिंदू भी मैं पंथ ही मानता हूँ। अब आप धर्म पे चले गए, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ इतना सा है कि राजनीति धर्म की होनी चाहिए। अब आप धर्म पे चले गए, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मेरा सिर्फ इतना सा है कि राजनीति धर्म की होनी चाहिए। अच्छा, रोजगार मुद्दा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल रोजगार मुद्दा है। बिल्कुल है, रोजगार मुद्दा लग रहा है आपको? बिल्कुल रोजगार मुद्दा है। क्या रोजगार मुद्दा है अभी? सर देखो, रोजगार का मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये जो बोल रहे हैं हमारे साथी, ये ठीक है, धर्म की राजनीति धर्म की नहीं होनी चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए, ये राजनीति होनी चाहिए। क्योंकि आज जरूरत है राजनीति में धर्म की, न कि धर्म की राजनीति की। आज हमारा देश जो जा रहा है केवल हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया, आज धर्म का मुद्दा बना दिया। इनको कोई मुद्दा नहीं पाया। ठीक है, 35 से हटाई अच्छी बात है, 370 हटाई अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं सरकारों का, क्योंकि 10 साल से तो केंद्र में सरकार बीजेपी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आगे जो भविष्य में आप राम मंदिर निर्माण की जो आपने शपथ लेके, जिस राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी का जन्म हुआ, तो मेरे को लगता है कि वो मुद्दा खत्म हो जाना चाहिए। भाई 1980 में जब राम मंदिर निर्माण को लेकर मुद्दा हुआ बीजेपी का, तो वो उसका जन्म हुआ बीजेपी का, तो अब वो मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, तो मुद्दा भी खत्म हो जाना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि आज इस देश को धर्म से ज़्यादा जरूरत है तो रोजगार की है, और राजनीति में धर्म की आवश्यकता है, न कि धर्म की राजनीति की आवश्यकता है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिछले 10 साल में ये तीनों मुद्दे गायब है। धर्म से बड़ी राजनीति, और धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीति में धर्म होना चाहिए। और क्या मुद्दे? बेरोजगारी मुद्दा बताया, और क्या मुद्दा? बेरोजगारी का मुद्दा बताया। 2019 में जैसे रेलवे का जिक्र करा, 2019 में रेलवे में 67,000 वैकेंसी आई थी, आज वो घट के मात्र 6,000 रह गई है। तो जिस तरह की जनसंख्या बढ़ रही है, रोज बेरोजगार बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वो 10% तक रह गई, 90% तक वो माइनस हो गई। लोगों को उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा। ध्यान क्या जा रहा है? उसी टाइम पे ग्रुप जब रेलवे की भर्तियां निकली, उसी टाइम पे राम मंदिर को प्रोजेक्ट कर दिया गया, युवाओं को झंडे लेके रोडों पे निकाल दिया गया। वो युवा विरोध ही नहीं कर पाए कि हमें रेलवे में भर्ती हमारी चली गई है, एसएससी की भर्ती चली गई है। युवाओं को उस ओर जाने ही नहीं दिया जा रहा। एक ब्रांड करके चीज़ों को ऐसा कर देता है कि अगर आप हमारे साथ नहीं आए, इस चीज़ के पीछे नहीं आए, तो देश गर्दिश में चला जाएगा। देश तो पहले भी था, विकास पहले भी था, सोने की चिड़िया भारत पहले से भी था। अब सब थोड़ी हुआ इन 10 साल में, थोड़े तो पहले से मुद्दे थे। और दूसरी बात, युवाओं का मुद्दा आप पूछ रहे हो सेंटर में, मैं कह रहा हूँ युवा है ही नहीं। मुद्दों युवाओं को, और जहाँ मुद्दे बनते हैं, जहाँ लोगों के कानून बनते हैं, वहाँ युवा है ही नहीं। आप लोग कह रहे हैं, नहीं मिल पा रहा युवाओं आप कह रहे हैं, लेकिन युवा वोट तो देने जा रहा है। फिर ऐसा क्या कारण है कि लगातार वही सरकार 2 बार चिन्हित होकर आ रही है, जबकि युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है। आप कह रहे हैं जो वर्तमान सरकार है कहीं ना कहीं वो मुद्दा लेके चल रही है, धर्म को मुद्दा बना रही है। तो उसके बाद भी क्या कारण है कि बार बार ये आ रही है, जबकि सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि युवा में लोकप्रिय वर्तमान के प्रधानमंत्री? देखो सर, इसमें ऐसा है कि ये बार बार स्कीमें नहीं लाते और इन स्कीमों को बार बार चेंज करते हैं ये लोग। तो एक ही स्कीम बार बार चलने दो तो क्या दिक्कत है? ये लोग आज स्कीम नहीं लाएंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम युवा को ये दे रहे हैं, आज वो दे रहे हैं, कल वही 1-2 महीने बाद वो स्कीम खत्म हो जाएगी। और हमारे जैसे युवा जो गाँव ढाणी से आते हैं वो इधर उधर भिड़ते रहते हैं, वो बोलते हैं उनसे बात करो, वो उनसे बात करो, ये लेके जाओ, वो लेके जाओ। तो सर ये तो बेकार चीज़ें, फालतू की चीज़ें हैं। ये लोग नई नई स्कीमें लाते हैं और नई नई स्कीमों को और हमेशा बंद करते हैं लोग। युवाओं में कहीं ना कहीं बेरोजगारी मुद्दा है, आपने कहा, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो है ना तीसरी बार भी ठोक के कह रहे हैं कि 400 सीटें, इस अब की बार 400 पार, बिना युवाओं के 400 सीटें नहीं आएंगी। और मुद्दा कहीं ना कहीं इस बार भी धर्म जाता हुआ लग रहा है। तो कहीं ना कहीं या तो लोगों की सोच बदल गई, क्या कारण है कि इस बार भी युवा कहीं ना कहीं लग रहा है कि वोट तो मोदी जी को देने वाला है? देखो सर, मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो हमारा देश है इसमें काम तो कम किए जाते हैं, मार्केटिंग ज़्यादा की जाती है। आज जो इस सरकार के, जो केंद्र सरकार में जो बीजेपी है, इसके जो पैसे लग रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मार्केटिंग पे लग रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, काम छोटा सा करते हैं, उसको दिखाते इतना बड़ा रूप में कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ भ्रमित नहीं हो,
आप ऐसे करो ना, 100 लोगों को नौकरी दे दो और उसको आप दिखाओ तो सही, उसका करो ना मार्केटिंग। आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उसकी मूवियाँ बनवा दी और पूरे देश को दिखाने के लिए फ्री कर दिया, जीएसटी फ्री। क्या अच्छी मूवियाँ नहीं है क्या? और भी कई मूवियाँ आती है, उन पे तो जीएसटी फ्री नहीं करते आप। अभी एक केरल फाइल्स के नाम से आई, अभी कश्मीर फाइल्स के नाम से आई। तो ये देश को एक ऐसी दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं ये जो बीजेपी सरकार है कि आप एक चीज़ बताओ, अभी राजस्थान में चुनाव थे, जितने भी स्टेट, मैं राजस्थान के चुनाव में लगभग 5 जिलों के दौरे पर रहा। मैंने कहीं भी 1% भी कहीं भी मोदी लहर नहीं देखी। मैंने 1% कहीं मोदी का नाम नहीं लिया किसी युवा ने। लेकिन इनका आपसी द्वेष भावना, आपसी नेताओं की द्वेष भावना के कारण सरकारें बदलती है और आती है। दूसरी बात, ये युवाओं की बात करते हैं, लेकिन किस युवाओं की बात करते हैं पता है आपको? इनके बच्चों की बात करते हैं। अमित शाह का बेटा जैसा बिठा रखा है, उसको बीसीसीआई का सचिव बना रखा है। गहलोत जी ने भी अपने बच्चे को बना बिल्कुल, उनकी भी बात आ रहा है ना सर। गहलोत साहब ने अपने बेटे को, वैभव गहलोत को, आरसी का अध्यक्ष बना रखा है। क्या हम नहीं है? क्या हमारे जैसे युवा नहीं है? जो युवा मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, जो किसान के बच्चे मेहनत करके आगे आते हैं, उनको दबा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास इतना सोर्स नहीं होते, उनके पास इतना बैकग्राउंड नहीं होता, उनके पिताजी कहीं ना कहीं राजनीतिक बैकग्राउंड में नहीं है। इसलिए आप एक चीज़ बताओ, कोई भी मेरे सामने लाके खड़ा कर दो, आप किसी भी बड़े नेता के बच्चे को लाके खड़ा कर दो, मेरे बराबर मेहनत करके बता दो, मेरे बराबर जो मैंने किया वो करके बता दो, क्योंकि इनको एक फैम मिल चुका है कि वो फलाने की औलाद है। मैं तो साफ कह रहा हूँ, बच्चे नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसलिए नहीं बोलूँगा कि वो अपने बाप के नाम पे जिनके अंदर 1% तत्व नहीं है, जो सरपंच बनने के लायक नहीं है, उनको आगे आप हमारे सर पे बैठा देते हो। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी पीएम रहे हैं, सीएम रहे हैं, उनके पिताजी विधायक मंत्री रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक बात है। राहुल गांधी, जय शाह और क्या नाम है आपके ठाकुर साहब, ठीक है ना, आप सबकी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, राजनीति में इस बार रोजगार मुद्दा होगा या नहीं? धर्म होगा, मान ली, होना भी चाहिए। मैं कहता हूँ आपसे कि होना चाहिए, आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। रोजगार मुद्दा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रोजगार मुद्दा होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने भाई ने मंदिर पर सवाल उठाया। हमारी जो प्राचीन जो परंपरा, आप धर्म पे आ जाते हैं, आप धर्म की बात पे जाते हैं। एक मिनट सुनना पड़ेगा। बोलिए। प्राचीन जो परंपराएं थी हमारे मंदिर को आप धार्मिक दृष्टि से देखे अलग बात है, मैं उसको एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखता हूँ। अच्छा, कैसे? मंदिर एक अर्थव्यवस्था का ऐसा केंद्र था जिसमें है अच्छा, जिसको मिटा दिया गया कांग्रेस सरकार में, उसको कहीं न कहीं कमजोर कर दिया गया। हमारे समाज में 16 संस्कार होते हैं और वो मंदिर के केंद्रित होते हैं या फिर यज्ञ। एक मिनट, रोजगार से इस तरीके से जोड़ रहे हैं जैसे ये हमारे किरोड़ीलाल सैनी जी है। हाँ। सबसे पहला रोजगार अगर शिव के मंदिर में अगर पूजा होती है तो इनके समाज को मिलती है, क्योंकि फूल सैनी समाज के वहाँ से आते हैं। ठीक है। वहाँ से अगर मटकी आती है वहाँ पर कुछ करने के लिए तो कुमार समाज को रोजगार मिलता है। दूसरी बात, वहाँ पर ऐसा कोई समाज बचता नहीं है जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने रोजगार की व्यवस्था नहीं की थी, और उसका केंद्र बिंदु था मंदिर। पेटीएम का नाम सुना है? बिल्कुल सुना। फोन पे का नाम सुना है? जी। ठीक है ना। हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग, जो दुकानदार था वो रिचार्ज कराता था। आपका पहले रोजगार की बात बता रहा हूँ। रिचार्ज कराता था दुकान पे जाके, हर गली मोहल्ले में 5 दुकानें मिलती थी जिनसे रोजगार चलता था, हर बंदे का चलता था। पेटीएम में सिर्फ एक कंपनी का चल रहा है, मुश्किल 300-400 कर्मचारी हैं, ठीक है ना। तो बंद हो गया। आप मंदिर पे क्यों भेजना चाह रहे हो? आप उसको क्यों भिक्षा में क्यों भेजना चाह रहे हो? वो जो गुलाब का फूल है या जो गुलदस्ता है, वो फूल तो कहीं और भी आ सकता है, काम में आ सकता है। नहीं जितने इनॉग्रेशन होंगे और सजावट के काम आ जाएगा। एम्स बनाओ केंद्र में, तो वो भी तो हो सकता है रोजगार का। आप ये जरिए यही को ढूंढना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे, पेटीएम बंद हुआ, पेटीएम के आने से दुकानदारों का बिजनेस खत्म हो गया। जो छोटे दुकानदार रिचार्ज करवाते थे, वो जो 200-250 कम रिचार्ज कराते थे, उस दुकान से कराते थे, उनका धंधा बंद हो गया। ठीक है। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी की बात में तो मंदिर है ही नहीं, उस व्यवस्था में मंदिर ही नहीं है। और आप जो ना कहीं जब अपन बात करते हैं उसकी भारत की, तो आप कहते हैं हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, रोजगार की बात करते हो, आप मंदिर दिखा देते हो। हमें जड़ों की तरफ भी जाना चाहते हैं और आसमान भी छूना चाहते हैं। अच्छा, आप सबसे बड़ी बात, अभी 5000 युवा मित्र हैं जिनका राजीव गांधी युवा मित्र थे, उनको आपने एक झटके में हटा दिया। ठीक है ना, भारतीय जनता पार्टी सरकार आई, एक झटके में हटा दिया। उनका रोजगार लगाया था, वो छीन लिया। नाम चेंज कर देते, राजीव गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी कर देते, और उनका नाम कुछ नहीं था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर देते, कुछ भी कर देते। रोजगार तो नहीं छीनते, वो लोग बेचारे भूखे प्यासे। लाखों युवाओं के हित को पर कुठाराघात करते हुए अपने चमचों को वहाँ पर स्थापित किया गया था। कोई का फूफा नौकरी है वहाँ पर, किसी का वो भतीजा है, किसी का चाचा है, किसी का कोई रिश्तेदार है सारे। तो क्या वो भर्ती या रोजगार जो प्रणाली से हमारे होते हैं, जिस तरह के एग्जाम प्रणाली से, क्या उस तरीके से भर्ती? बिल्कुल
वो जो व्यवस्था है, बाकायदा एग्ज़ाम दिया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे पास सारे सबूत है इस बात के, बाकायदा वहाँ पे एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसके बाद आप किसी की भी किसी सरकार में कोई नौकरी लगी है उसकी व्यवस्था पे कैसे सवाल निशान उठा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या 5 की 5,000 लोग ही, आपका कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के आदमी थे, वो एक ऐसा रोजगार था जिसमें कहीं ना कहीं केंद्र की और राज्य की दोनों योजनाएं वो लोग बता रहे थे। बल्कि बहुत अच्छा मैसेज जाता कि राजीव गांधी जिनका नाम है वो केंद्र की योजना बता रहे होते। अभी तो बीजेपी की थी ना सरकार, दोनों जगह थी सरकार थी। अगर राज्य सरकार ने ऐसा किया है तो राज्य सरकार को दोबारा सब यूथ को शामिल करते हुए, जिसमें केवल वो भी शामिल हो और अन्य यूथ जो वंचित रह गया था उसको भी उस एग्जाम में शामिल किया जाए, उस भर्ती को वापस नई प्रणाली स्टार्ट होगी अब, यानी कि हर 5 साल में नौकरी होगी, अगली सरकार जाएगी वो दोबारा से इनका जो मुद्दा है, जो इन्होंने 5,000 जो युवा मित्रों को निकाला है, तो इस तरह हरियाणा में इनकी बीजेपी की सरकार है तो वहाँ क्यों नहीं निकाल रहे उन लोगों को? वो भी तो उनके साथ भी तो विश्वासघात हो सकता है ना, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? और आप जो मेरे से बोल रहे थे कि 10 साल से बीजेपी सेंटर में है, सर एक ब्रांडिंग होती है एक चीज़ की। आज मैं अखबार खोलता हूँ, डेली एक पन्ने पे बीजेपी का ऐड आता है, जो सब जानते हैं एक ऐड कम से कम 5 से 7 लाख रुपये मिनिमम चार्ज होता है, वो एक महीने से मेरे को दिखाया जा रहा है। आज मैं जयपुर से दिल्ली जाता हूँ, रास्ते में 1000 ढाबे हैं, पर मैं हाईवे किंग पे क्यों रोकता हूँ? मेरे दिमाग में उन्होंने डर बैठा दिया, चूक ना जाना, किंग का खाना चूक ना जाना। तो बीजेपी वो कर रही है कि भगवान के नाम पे, राम के नाम पे वोट नहीं दोगे तो बर्बाद हो जाओगे, देश गर्दी में चले जाएगा। आज एक 18-19 साल लड़के को पूछता हूँ वोट क्यों देगा राम के नाम पे, उसको उस चीज़ पे लाने नहीं दे रहे। जैसे उसने लोगों को दिमाग में एक भय बैठा दिया कि चूक मत जाना, और साला गूगल पे आदमी देखता रहता है कि चूकना नहीं है, ऐसे बच्चों में ये भय बैठ गया। 18 साल 19 साल के बच्चों को, युवाओं को लग रहा है कि हम राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं देंगे तो देश मुगलों का राज वापस आ जाएगा, सोने की चिड़िया ताज छिन जाएगा। वो ब्रांडिंग है सर, सीधी सीधी ब्रांडिंग है। अखबार खोलो, आज कांग्रेस का और किसी क्यों नहीं आ रहा? 1 महीने 1.5 महीने से लोकसभा चुनाव कितने टाइम है, 6 महीने का टेंडर दे रखा है डेली अखबार का। भजन लाल जी गहलोत भी सरकार में थे, लास्ट के 10-15 दिन में अपनी जो भी योजनाएं थी वो दी थी। यहाँ तो मोदी जी को प्रमोट करा जा रहा है राजस्थान सरकार में। ऐसा नहीं है, जो अपना वोट दे देंगे ना, अगर काम होगा तो वोट दे देंगे उसको। मात्र जी नहीं, पर आप जो कह रहे हैं कि युवा वोट दे देंगे, पर ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो पूरा पीला पिंक कलर का आता था, आज को थोड़ा भगवा रंग का आने लग गया है। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो पिंक कलर का पेपर आता था। मेरे पास घर पे बहुत सारे ऐड उनके लगातार ऐड आ रहे थे, उनके लगातार ऐड आ रहे थे, पिंक कलर का अखबार। आप देखो, आप यहाँ से चलोगे आपको अभी बीजेपी में देखेगा, और आज से 3 महीने की कोई भी रिकॉर्डिंग होगी आपको पूरा पिंक कलर ही का जो ना पूरा राजस्थान में जहाँ जाओगे आपको पिंक कलर। जो विधानसभा चुनाव था उससे पहले के आप 6 महीने पुराने अखबार खोल के देख लो, और अभी लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले के अखबार खोल के देख लो, आपको फर्क दिख जाएगा। पिंक था क्या था? कांग्रेस के पास भी तो राजस्थान सरकार का पैसा था, चाहती तो रोज अखबार में ऐड दे सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं दिए? कांग्रेस ने दिए ना सर। 6 महीने पहले से कब देना चालू कर दिया? 6 महीने पहले से 300 करोड़ का एक डिजाइन बॉक्स करके कंपनी ने ऑथराइज करी। इवन डोडसरा साहब नाराज हो गए कि मेरे फोटो नहीं दे रहे, वो नाराज होकर बैठ गए, भुआ बन गए, वो नाराज होकर बैठ गए। और उसके बाद वो पार्टी का पैसा बाहर लगाते हैं यहाँ पे राजस्थान सरकार। डिजाइन बॉक्स राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूँ सर मैं, राजस्थान सरकार का पैसा था वो। आप देखो नीचे अगले डिबेट में मैं आपको 6 महीने पुराने अखबार दैनिक भास्कर ऐप पे खोल के दिखा दूंगा। आप अभी के अभी ऑन रिपीट अपन निकालते हैं, राजस्थान सूचना आयोग लिखा हुआ देखो आप। अभी 6 महीने पहले की मैं बात करता हूँ, आप निकालिए। आप राजस्थान में गद्दी मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। अच्छा, तो सर ये तो चलो फालतू बातें हो गई है कि वो स्कीम लाए, ये स्कीम लाए। बाकी मुद्दा तो ये है कि जो काम कराते हैं तो उसका प्रचार भी करना चाहिए। ठीक है, हमने देखा है, आज मैं युवा हूँ सर, आज मैं बाहर से आया हूँ, तो बहुत सारी स्कीमें कांग्रेस ने भी दी है और बहुत सारे बीजेपी भी ने दी है। पर सर बात क्या आ जाती है, मेन बात यहाँ अटक जाती है कि अभी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, पहले कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस ने अभी, आप जैसे अभी मुद्दा बताया कि आपने कि वो स्कीम हटा दी, नाम चेंज करने का ये वाला मामला, तो हम वहाँ पे हम भी गए थे, मैं और लक्ष्यराज जी, ये राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष, हम लोग भी गए थे। हम लोग सब वहाँ पे बैठे थे, हमारे गांव के भी थे, मेरे ननियाल के भी थे वहाँ पे बहुत सारे। तो सर ये तो बहुत गलत चीज़ है कि आप है ना कि इतने सारे लोगों के रोज़गार छीन रहे हो। वहाँ पे सही में बाकायदा पेपर लिया जाता है, बाकायदा इंटरव्यू लिया जाता है। और इसमें सर सबसे अच्छी बात ये कि आपका वहाँ पर प्रचार हो रहा है कि आप कोई बात नहीं, नाम हटा दो, यहाँ पे कुछ और नाम लिख दो, बीजेपी का नाम हटा दो। सर मैं वहाँ पे गया हूँ, लोग वहाँ पे भूखे थे, ठीक है, मैं खुद वहाँ एक दिन रहा हूँ, वहाँ पे भूखे थे, नहाए धोए, बहन बेटियाँ वहाँ पे कितनी आई हुई थी जो बीमार हो रही थी, उनको तबीयत वहाँ पे लेके गए, हम लोग लेके गए बाकायदा वहाँ पे जाके। तो सर ये गलत चीज़ है। देखो हर चीज़ का एक मुद्दा होता है, पर आप नाम चेंज कर दो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, नाम चेंज करो, आप रोज़गार मत छीनो लोगों से। सर युवा बहुत सारे थे वहाँ पे, गांव-गांव में जा जाके प्रचार करते थे, लोगों को बताते थे क्या क्या स्कीमें यूज़ कर रही है सरकार। लोगों को पता ही नहीं सर गाँव दानियों में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी जो है ना, अभी केंद्र सरकार ने जो योजना है,
आपको जो तो कोई एक ऐसी योजना जो आपको लगता है कि पिछले 5 साल में या 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया है? योजना का तो मैं नहीं बोलूँगा। हम यूनिवर्सिटी से आते हैं तो हमको यूनिवर्सिटी की बात करनी चाहिए। क्या हमको चाहिए, अब क्या चाहिए हमको, जो बीत चुका है उसका क्या है याद करें अपन, जो अब हम करना चाहते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र हैं हम, वहाँ संघर्ष कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से। किन मुद्दों को लेकर? हमारी मुद्दे तो कई हैं, पर मेन मुद्दा ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जो राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वो इंडिया में कहीं रैंक नहीं करता है। इसका कहीं भी रैंक नहीं है कि टॉप यूनिवर्सिटी में कहीं भी नाम नहीं आता है। तो मैं एजुकेशन पॉलिसीज़ में ये चाहता हूँ कि कहीं सुधार हो और राजस्थान विश्वविद्यालय कैसे बेहतर बन सके, वो हमसे ज़्यादा सरकार में अच्छे अच्छे अफसर बैठे हैं, वो बता सकते हैं अपन को। तो उनसे ये गुजारिश है कि आप अच्छी पॉलिसीज़ लें, कैसे ये राजस्थान यूनिवर्सिटी बढ़िया हो सके, आप कैसे कह रहे हैं डेवलपमेंट अभी जो पॉलिसी चल रही है कहीं ना कहीं वो गलत है, एजुकेशन पॉलिसी राजस्थान के गलत अंदर। क्या प्लान है, क्या होना चाहिए? देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ पढ़ाई गलत को है लेके। तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, पढ़ाई। अपने पास में देखिए क्या होता है, अपने पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई ठीक है ये बुराई कर दी मैंने कि भाई ठीक है ये गलत है। अभी जो कई मुद्दे हैं। एजुकेशन, कौन सा एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए? एजुकेशन के साथ साथ युवा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो सबसे ज़रूरी होता है। पढ़ाई से ज़्यादा आप किस वातावरण में रह रहे हो, अगर वही आपका गलत है तो आप क्या शिक्षा करोगे, क्या आप ज्ञान दोगे। मेन वो है, राजस्थान विश्वविद्यालय में बहुत ही गंदगी है, वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है। मेन सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहाँ क्लासेस नहीं लगती है, वहाँ पे छात्रों आते हैं और वो वापस चले जाते हैं। मतलब वो जो टीचर है, फैकल्टी वहाँ पे क्लास नहीं ले रही है, फैकल्टी क्लासेस नहीं लेती है, ठीक है। और जो बच्चा वहाँ पे डॉक्यूमेंट के काम लेके आता है, उनके काम नहीं होते हैं। वो आता है 11 बजे और रात जाता है 5 बजे, वो भी इस उम्मीद में कि कल वापस आना पड़ेगा और कल काम होगा। तो फैकल्टी वहाँ की बहुत कमज़ोर है और ऊपर से कम है, जितनी होनी चाहिए उससे कम लगा रखी है, ताकि इनके जो बजट इनके 300 करोड़ आता है यूनिवर्सिटी का, अगर वो उसका आधा भी लगा दें, मैं कहता हूँ तो यूनिवर्सिटी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, आपको भी आइडिया होना चाहिए। तो ये कुछ मांगे हैं हमारी यूनिवर्सिटी की, सफाई को लेके, क्लासेस को लेके, फैकल्टी को लेके, बहुत से मुद्दे हैं। मिले कभी आप कुलपति महोदय से? मिले बहुत बार। क्या कहना उनका? उनका कहना कुछ नहीं है, वो एक छोटा सा आश्वासन देते हैं, एक डेट देते हैं, 7 दिन तक आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। फिर वही चीज़ है कि युवा आप कितने, हम भी कितना कर लें। नहीं कभी कोई आंदोलन करा आपने? आंदोलन खूब आंदोलन किए। कब किया लास्ट आंदोलन, कब हुआ? लास्ट आंदोलन कुछ महीने भर पहले ही किया था हमने, हमारे लेटर पैड को लेके, हमारे राजस्थान। कितने महीने पहले? महीने 2 महीने चुनाव के टाइम पे? हाँ, चुनाव टाइम पे। ये चुनाव टाइम पे आंदोलन क्यों करते हो आप? चुनाव रानी से दूर रहना चाहते हो, लेकिन कभी आपने कभी नॉर्मल डेज में आंदोलन नहीं करा? क्योंकि आप देखिए मैं बिल्कुल चर्चा कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। आप बोल रहे हो चुनाव टाइम पे हम आते हैं। मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा था? 1 साल पहले मैं अध्यक्ष था, इससे 1 साल पहले मेरे को सब मिल चुका था। मैंने राजस्थान कॉलेज में गेट लगवाए, दोनों तीनों जो मेन बोर्ड होते हैं वो लगवाए, अंदर LED लगवाई है जो डिजिटल आज से पहले कोई भी कॉलेज में नहीं लगी है, वो लगाई, साफ सफाई पे ध्यान दिलाया है, क्लासेस सुचारू रूप से चालू करवाई है। जब मेरा कार्यकाल था तब, मतलब बनने के बाद लोग भूल जाते हैं, मैं बनने के पहले भी था, बाद में भी खड़ा रहा 1 साल। और जो विश्वविद्यालय के जो छात्र प्रतिनिधि आप उनसे पूछिए वो कहाँ थे। अब हम तैयारी में आए हैं, अब हम संघर्ष करेंगे विश्वविद्यालय के लिए, तो हम एक्टिव हैं। पिछले 5-6 महीने से हम रेगुलर वहाँ गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं, वहाँ रेगुलर छात्रों की मदद में लगे हैं। चारों कॉलेज में हमारी टीम सेट है, चारों कॉलेज में हमारी टीमें तैयार हैं, हर छात्रों की मदद कर रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम 1 महीने पहले आए हैं या चुनाव टाइम में ही सक्रिय होते हैं। आप लोकल जनता से पूछिए, एक दिन सर्वे कर लीजिए, हमारा नाम पूछ लिया, हम काम करते नहीं करते। ये भी वहाँ से सीनियर है हमारे, ये भी हैं, सारे वहाँ लगातार लगे रहते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम चुनाव टाइम में ही सक्रिय होते हैं। ये गलती हमारे साथ तो उल्टा चोट हुई है। हम 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं और पिछले साल सरकार ने चुनाव कैंसिल करा दिए, तो चोट किसके साथ हुई? हमारे साथ हुई है। या फिर आप ये नहीं बोल सकते कि हमने संघर्ष भी किया और हमारे को रिजल्ट भी नहीं मिला, वो चीज़ चोट तो हमने खाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप छात्र संघ चुनाव के बारे में। सर मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था तब ये अध्यक्ष थे उस टाइम, तो उस टाइम हमारा काम एक बार में हो जाता था। हम टीचर को बोलते हैं सर हमारा काम कर लो। आज मैं 2nd ईयर में हूँ, आज मैं सर फॉर्म जमा कराने जाता हूँ ना, तो मेरे को 10 जगह रोकते हैं कि आप रुको, हम आपका काम कराते हैं। और फिर जैसे ही आधे घंटे बाद बुलाते हैं, इनका लंच का टाइम हो जाता है। एकल विंडो सिस्टम नहीं है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सर मैं बोल रहा हूँ छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। वो खुद बोलते हैं टीचर कि चुनाव नहीं हो रहे तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। तो इस बार क्यों नहीं हुए चुनाव, क्या कारण पता? ये तो देखो जिसे पिछली सरकार ने बंद कर दिए, पता नहीं क्यों किए, वो हमें भी पता नहीं है। बट ये कहीं न कहीं गलत निर्णय था पिछली सरकार का भी, और इस सरकार को भी अच्छा निर्णय ये लेना चाहिए कि आज यूथ जो निकल के आते हैं राजनीति में, आज अच्छे जो युवाओं की ज़रूरत है वो राजनीति को आज ज़रूरत है। और जो युवा निकल के आते हैं राजनीति से, वो छात्र राजनीति से निकल के आते हैं, विश्वविद्यालयों में चुनाव लड़ते हैं, महाविद्यालयों में चुनाव लड़ते हैं। तो कहीं न कहीं इन चुनावों को तो वापस चालू करना चाहिए सरकार को, क्योंकि यहीं से एक मजबूत नेतृत्व निकल के आता है। और जो जितने भी अपने
देश के इतने बड़े बड़े लीडर बने हैं। खुद बात करें अशोक गहलोत साहब की भी, वो भी छात्र राजनीति से निकल के आज सीएम तक पहुँचे हैं। ऐसे कई लीडर्स हैं, चाहे जेपी नड्डा तक देख लो आप, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो ये चुनाव एक ऐसा मुद्दा है, इसमें इनको चालू करनी चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बट अपन अगर बात करें इस लोकसभा चुनाव की, इस देश के चुनाव की, तो मैं कहना चाहूँगा सर कि हमारा जो धर्म है वो इंसानियत है, इस पे ध्यान देना चाहिए हर युवाओं को। दूसरी बात वो इसलिए है कि जो इस देश को हिंदुत्व के नाम पे जो करा जा रहा है खेल, मैं कहना चाहूँ हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है। हिंदुत्व एक संस्कृति है, सनातन एक धर्म है। अगर आप इस हिंदुत्व के मुद्दे पे लेके सारे मुद्दों को गोल करते हो और हम जैसे युवा फिर क्या करेंगे बताओ आप? मतलब ठेले लगाए, पतासी बेचे, ये पकोड़े तले, मतलब ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि आपके बेटे तो डायरेक्ट आएंगे और हम पे राज करेंगे? क्योंकि हम तो वहाँ आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारे पास तो रोजगार नहीं है। हम तो केवल अगर हम राजनीति में आते तो हम तो उनके बच्चों की, उनके बाप की दरी बचाई, उनके बच्चों की भी हम ही दरी बचाएंगे, क्योंकि है ही नहीं ना, हमारे लिए जगह ही नहीं है। और अब कह रहे हैं 400 पार, मैं गारंटी के साथ लिख के दे देता हूँ, अगर युवा समझ गया, युवाओं को ये पता लग गया कि रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा गायब है, जागृत है आज देश में। एक चीज़ बताओ आप, 22 जनवरी से पहले जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उससे पहले पूरा देश एक लय में था, एक लहर में था। 22 तारीख के बाद में कोई लहर है क्या? एक मंदिर की लहर थी, नहीं राम मंदिर। मैं राम भगवान को मेरे आदर्श मानता हूँ, काल्पनिक है लेकिन आदर्श मानता हूँ कि जो हमारे पूर्वज मानते हम भी मानते हैं। आप मंदिर निर्माण के लिए 300 करोड़ दे रहे हो, किसी मंदिर निर्माण के लिए 500 करोड़ दे रहे हो, किसी मंदिर निर्माण के लिए 1000 करोड़ दे रहे हो, किसी स्कूल के लिए दे रहे हो क्या? उससे अच्छा उस 300 करोड़ लगा के एक फ्री कोचिंग खोल दो इस देश, इस जयपुर के अंदर। उसमें यूपीएससी, आरपीएससी और सब जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए खोलो ना आप, जगह जगह। क्या 300 करोड़ में आप एक चीज़ बताओ कि 1 साल 2 साल तक हजारों लोगों को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। उनको उस लायक बनाओ, और जो बिजनेस में जाना चाहते हैं उनको बिजनेस लाइन के लिए उनको प्रशिक्षण दो, आगे बढ़ाओ, तब जा। क्योंकि आप, मानता हूँ मंदिर में भगवान है हमारे, तो भगवान दिल में होता है, हमारे पास भैया है भगवान मेरे। मैं किसी आज तक, मैं मानता हूँ भगवान को, लेकिन मैं किसी मंदिर मस्जिद में ढोकने नहीं गया। कारण भगवान दिल में है। अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो भगवान मेरे अंदर है। भगवान स्थापित हुआ, बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व का विषय है कि जो भगवान पहले बता रहे थे हमारे कि वो टेंटों में थे, उनको मंदिरों में लाए, अच्छी बात है। इससे कहीं ना कहीं रोजगार भी मिला होगा लोगों को। लेकिन जगह जगह जो मंदिरों का ये जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी जगह युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। उन पैसों को आप युवाओं के भविष्य के लिए लगाओ, उनको कैसे आगे बढ़ाए। वो वही गुलाम बनाने वाली प्रकृति आ गई, तानाशाह राज आ गया, कोई सोच रहा ही नहीं है युवाओं के लिए। युवाओं के लिए क्या करना चाहिए इस पर ध्यान नहीं दे रहा कोई, और युवा इतने भ्रमित हो रहे हैं। एक लॉबी काम कर रही है इस देश के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो उस लॉबी एक गांव गांव ढाणी ढाणी तक इस तरह मानसिकता को प्रताड़ित कर रही है कि युवा उस लॉबी के चक्कर में आके उनके मानसिक जो भ्रमित किया जा रहा है उसको लेके एक ही, आज मेरे गांव की बात करूं, मेरे गांव में पहले कोई मुद्दे नहीं थे, कोई देश धर्म के कोई मुद्दे नहीं थे। 2-4 लोग प्रशिक्षण करके आ गए कहीं पे, और वो आज एक ही रट लगाए बैठे, नहीं बस भगवान बचना चाहिए। अरे भैया, भगवान को तुम क्या बचाओगे? जो खुद भगवान 7 समुद्र पार करके रावण की लंका चला के आ गया, उसको तुम बचाओगे? आप कहना चाह रहे हो वर्तमान में युवा भ्रमित है? बिल्कुल, युवा भ्रमित नहीं है, उनकी मानसिक जो स्थिति है उसको डगमगा दिया है कुछ लोगों ने। इसको सोचने की आवश्यकता है, और मैं तो कहता हूँ इसको बड़े लेवल पे चलाए इस क्लिप को आप। आज जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। आज जरूरत है युवाओं को कैसे प्रशिक्षित करके, कैसे युवाओं को मजबूत बनाया जा सके, कैसे इस देश को रोजगार दिया जा सके, इसकी आवश्यकता है। हाँ जी, बताइए। सबसे पहले छात्र संघ चुनाव पर मैं चर्चा करता हूँ। छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की विरोधी कांग्रेस पार्टी, जो शुरू से ही डेमोक्रेसी के खिलाफ रही है, जिन्होंने नेहरू को एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना नहीं गया था, लेकिन फिर भी वो प्रमुख बन बैठे थे। लोकतांत्रिक तरीके से तो भजनलाल जी को भी नहीं चुना गया। मैं उस विषय पे बात करूंगा, लेकिन एक अलोकतांत्रिक पार्टी जिसने युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात करते हुए छात्र संघ चुनाव, सबसे ज़्यादा यूथ हैं भजनलाल जी, उनको जो है ना सीएम बनाया गया। आप जी मानते हो ना? जी। बहुत सीएम, कालीचरण जी को मंत्री नहीं बनाया गया, उनसे कलोल लाल मीणा जी को मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो यूथ को तो मौका दिया, भजनलाल जी को मौका दिया, यूथ को दिया।
हाँ तो अच्छी बात है ना, यूथ को मौका दिया है तो अच्छी। आप लोग जो क्या नाम है, लेकिन जो ना क्या नाम है, आप जो कांग्रेस की बात कर रहे हो तो वहाँ भी यूथ को तो खूब मौका मिल रहा है। राहुल गांधी को चाहते हैं वो पीएम बन जाए। चुनाव तो बंद कर दिए ना हमारे। हम छात्र नेता है, भाई छात्र नेता है, तैयारी कर रहे हैं, छात्र नेता है, भाई छात्र नेता है। छात्र संघ चुनाव बंद करने का 2 कारण है। एक तो उनको लग रहा था कि हमारी जो नीतियाँ जो है उसको ये नकार चुकी है, राजस्थान के युवा भी नकार चुका है, जनता भी नकार चुकी है। जो नकार दिया वो परिणाम स्पष्ट है, बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई राजस्थान में, तो उनको पता था कि हमारा NSY का प्रत्याशी चुनाव हारेगा। एक कारण तो ये था, तो उसके उन्होंने बहाना बनाया कि यहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं छात्र नेता, इस वजह से हम चुनाव पर रोक लगाते हैं। लेकिन इसके जड़ में जाना चाहेंगे, ये पैसा आ कहाँ से रहा है और ये पैसा क्यों खर्च कर रहा है। आम छात्र के पास इतना पैसा होता नहीं है। आम छात्र चुनाव भी कहाँ लड़ता है? क्या आम छात्र चुनाव भी कहाँ लड़ता है? आम पैसा छात्र तो खर्च होता है। आम छात्र चुनाव तब लड़ेगा, पैसा तो खर्च होता है। आम छात्र चुनाव तब लड़ेगा जब ये राजनीतिक पार्टियां उसमें दखल देना बंद कर देंगे। वहाँ पर तो कांग्रेस चुनाव लड़ती है, बीजेपी चुनाव लड़ती है। अब आप देखिए, आप ना देखिए, मैं यही चर्चा कह रहा हूँ। आप बार बार स्टूडेंट की बात करते हैं। जब जब स्टूडेंट के पास मैं जाता हूँ, उसको अदरवाइज मत दीजिएगा आप लोग, जब जब मैं स्टूडेंट के पास जाता हूँ वो कहते हैं कि हमारा चुनाव राजनीति से प्रेरित नहीं है। लेकिन वहाँ का हर नेता या तो वो बीजेपी का है, तो ABP का है, तो कांग्रेस को गाली देता है, और वो NSY का है तो बीजेपी को गाली देता है। अब भी आपकी हर स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए पक्ष में, कांग्रेस के विपक्ष में आप बात करते हो, और आप कहते हो कि हमको राजनीति से दूर रखें। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप खुद राजनीति से दूर नहीं। मैं बीजेपी के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, मैं राष्ट्र के पक्ष में हूँ, मैं देश के पक्ष में। एक बार बीजेपी के खिलाफ एक भी लाइन नहीं बोली, लेकिन अभी तक मैं बिल्कुल बोलूँगा ना, बीजेपी के खिलाफ भी बोलूँगा। बीजेपी की सबसे बड़ा मैं चलिए चिकित्सा के लिए पिछली बार जो गहलोत साहब ने किया, जो चिरंजीवी, उसको तो 10 में से कितने मार्क्स देते हो ईमानदारी से? बिल्कुल 10 में से 10 नंबर। 10 में से 10, हाँ, इसको हाईलाइट करना। हाँ, 10 में से 10 नंबर है चिरंजीवी को, और उसको हमने भाजपा की जो सरकार है उसने जारी भी रख रखा है। लेकिन छात्र संघ चुनावों को बंद कांग्रेस सरकार ने किया है। चालू करेगी? बीजेपी चालू करेगी। अब बीजेपी की सरकार नहीं करेगी तो फिर परिणाम भुगतेगी। अच्छा, कोई सब सरकार, हमारा किसी सरकार से लेना देना, आप जोड़ रहे हो हमें तो सरकारों से। तो मैं तो नहीं जोड़ रहा, मैं तो लोकसभा चुनाव को यूथ की भूमिका को वोट देने का अधिकार तो आप सबके पास है, मैं तो उस पर चर्चा करने आया हूँ। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, हम युवा है, युवा हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाता है। परमानेंट विपक्ष होता है युवा, जो छात्र नेता होता है वो परमानेंट विपक्ष होता है। सरकार चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत सिर्फ युवा में है। अब मैं बीजेपी की बात करता हूँ। बीजेपी ने पिछले हमारे जब से देश की आज़ादी हुई तो गाय का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमारे देश में। कांग्रेस सरकार में भी गाय काटी जा रही थी, और 10 साल से भी गाय का मुद्दा कैसे आ गया मुझे आप पता है। आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप देखिए आप यूथ है, आप रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात 100 करोड़ हिंदुओं की माता है और हम उसको माता मानते हैं। हमारी माता को कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा, आप एक बार मेरे को बताइए, आपको एक बात बताता हूँ। यूएस में जो कंट्री है, अमेरिका के अंदर भैंस है ही नहीं जी, वहाँ सिर्फ गाय है जी, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में जो गाय है वहाँ पे बीफ भी खाते हैं लोग बाग जी, वहाँ पे बीफ भी खाते हैं। बिल्कुल, मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। मैं मेरे यहाँ पे रसोई के अंदर लहसुन प्याज भी नहीं आता, वो एक अलग चीज़ है, अवधारणा है। घर की हर एक की अलग अलग हो सकती है, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, ठीक है ना। मैं एक राष्ट्र माता है तो उसका आप उसका गौशाला का निर्माण करो, गाय के लिए करो, उसमें ये सरकार कहाँ से बीच में आ गई? सरकार यहाँ से बीच में आ गई। सरकार ने जो कानून बना रखा है, राज्य को दे रखा है गाय पशुओं का अधिकार, वो केंद्रीय ले पहले तो, और पूरे देश में 20 राज्यों में कानून है, पूरे 29 उसमें कानून होना चाहिए, केंद्रीय कानून बनना चाहिए। गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में तो गाय बचाई जाएगी, मध्य प्रदेश में गाय काटी जाएगी, यहाँ से ले जाकर केरला में गाय काटी जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कानून एक देश की जो बात हमारे यहाँ पर चलती है, एक देश में एक ही विधान चलेगा, एक ही कानून चलेगा, एक ही संविधान चलेगा, तो उसके अनुसार केंद्रीय कानून होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, उसमें गाय को काटा नहीं जाना चाहिए। रोजगार मुद्दा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए रोजगार के लिए? क्या पॉलिसी, सरकार की क्या पॉलिसी? और आपको लगता है यूथ हैं आप, तो क्या पॉलिसी होनी चाहिए? रोज़गार में हर मुद्दे पे बात होनी चाहिए। बस आदमी की क्वालिटी को देख के उस पर उसका टैलेंट देखना चाहिए, ना कहीं जैक कहीं नहीं लगना चाहिए। क्योंकि रोज़गार में अभी तक जितना मैंने भी थोड़ा अनुभव लिया है, मेरे पास भी लोग आते जाते हैं पद देख के कि आप थोड़ा ये काम कराइए, ये कराइए। तो ये काम आजकल ऐसे होने लग गए हैं कि जो जैक आपने वर्ड सुना होगा वो चीज़ चलने लग गई है। कहीं नौकरी लगानी हो, कहीं किसी को पद देना हो या कहीं कुछ देना हो, तो ये चीज़ें लग गई है। तो ये चीज़ें पॉलिटिकल हटके रोज़गार जो टैलेंट को देख के काम होना चाहिए। कंक्लूड करते हैं इसको। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि युवा खेल को लेके सबसे आगे रहता है युवा। बहुत बढ़िया बात किया है ना। तो खेल की पॉलिसीज़, जो क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है अपने इंडिया का, तो क्रिकेट को लेके कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि वही मैं चीज़ बोलूँगा, जैक नहीं चलना चाहिए इसमें। क्योंकि सबसे ज़्यादा खेल में
पॉलिटिकल पार्टियां इंटरफेयर करती है, क्योंकि करती इसमें है। बहुत मोटा पैसा होता है, बिल्कुल बहुत करती सी पैसे मिलता है बीच में भी। तो ये चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए। युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल से नेशनल लेवल तक संघर्ष करता हुआ आता है, अपनी गली से शुरुआत करता है, ग्राउंड तक आता है और उसको इंडिया टीम में जगह नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि बड़े जो RCA के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो उनके बेटों को या उनके रिश्तेदारों को जगह दे देते हैं इसमें। इसलिए खेल को लेके मैं कहना चाहता हूँ कि जो टैलेंट है उसको देख के कॉन्क्रीट होना करते चाहिए। हैं। 3 प्रश्न है। पहला, पिछली कांग्रेस की सरकार थी, उसकी की उपलब्धि बताइए, बड़ी कोई अच्छी उपलब्धि उनकी पिछली कांग्रेस की, मतलब 5 साल राजस्थान के अंदर। चिरंजीवी। ठीक है ना। नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट छात्र संघ चुनाव बंद कराए। ठीक है। 10 में से कितने नंबर देंगे किस में? और पिछली राजस्थान सरकार को? 10 में से 5 नंबर दूंगा। 10 में से 5 नंबर देंगे। केंद्र की सरकार की कोई एक उपलब्धि जो आपको याद आ रही हो, कोई अच्छी उपलब्धि जो आपको पता हो? देखिए, मैं भी धर्म को लेके बहुत वो हूँ, तो राम मंदिर सबसे 370 नहीं है? 370 तो खैर है ही, पर लेटेस्ट जो लोगों को राजस्थान की जनता ये होती है जो ठीक है। आखिर में होता है उसी को याद कमी रखती है। कमी बताएं पिछले 10 साल में इस पे काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। कमी ये बोलना चाहूँगा वही कि राजस्थान में जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे तो बीजेपी के एक भी नेता ने अपने फेवर में कोई बात नहीं रखी थी। केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूँ, गलत? ठीक है, चलिए 10 में से केंद्र नंबर में कितने देंगे? इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। नंबर बताइए, 10 में से कितने नंबर देंगे केंद्र सरकार को? बीजेपी 7। 7। वर्तमान की 2 महीने हो गए राजस्थान सरकार को, एक उपलब्धि? एक उपलब्धि सबसे अच्छी जो एक बहुत अच्छी नई सोच के साथ भजन लाल जी लाए हैं कि वो रेड लाइट वाला आपने सुना है? वो बंद हो गया, अब चालू है वो, अभी तो रुकते हैं मतलब? नहीं यार, दो- कल ही देखा है मैंने। आपने देखा है? हाँ, चलिए, हो सकता है बिल्कुल रुके चलिए। हुए हैं। अच्छा, दूसरी कोई वो बताएं, नेगेटिव पॉइंट बताएं। नेगेटिव की अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया छात्र संघ चुनाव को लेकर। चलिए 10 में से कितने नंबर देंगे? बहुत जल्दी है लेकिन 2 महीने में अभी तो क्या नंबर दें, अब तो 4 साल क्या 4.5 साल बाकी ठीक है। है। हाँ जी, बताइए। जी। पिछली जो गहलोत सरकार को में की एक उपलब्धि? चिरंजीवी। चिरंजीवी। नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट आप ये मत बोलना क्योंकि आगे बात तो भरे होने चाहिए। नेगेटिव पॉइंट इतनी है कि गिनती नहीं हुई। एक बता दो। एक तो तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है उन्होंने, ठीक है, चलिए। और दूसरा मंदिरों को तोड़ा है। चलिए ठीक है, खत्म। आप वर्तमान की बीजेपी सरकार कोई पॉजिटिव पॉइंट? क्या? अभी जो भारत सरकार है, राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार है, उसका एक कोई पॉजिटिव पॉइंट? एंटी गैंगस्टर्स जो वो चला है। नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव अभी तो कुछ नहीं है। नहीं है। अभी केंद्र सरकार एक का नेगेटिव पॉइंट है, ये मालूम नहीं चल रहा लोगों को सरकार कहाँ से चल रही है। चाहिए 10 में से कितने नंबर देंगे 10 में से अभी वो फाइनल होगा। पिछली गहलोत सरकार को? पिछले गहलोत साहब को 3 नंबर। 3 नंबर देंगे। और मोदी सरकार को? पिछले कार्यकाल को, दोनों कार्यकाल 10 साल को मिला के दे दो आप लोग। हाँ, उनको 8 नंबर। 8 नंबर, ठीक है। हाँ जी सर। अभी जो वर्तमान में जो इससे पहले जो गहलोत सरकार थी उसकी एक उपलब्धि है? देखो सर, एक क्या जैसे 2-3 बात करिए, जैसे ये जो पेंशन चालू करी थी ना, जो रिटायर हो जाते हैं उसका OPS वाला, ये अच्छा मुद्दा था। ठीक है। दूसरी बात, जो ये युवा मित्रों को कैसे भी लगाया था बेचारों को, ठीक है। ये पता नहीं किस तरह लगाया था। ठीक है, नहीं लगाया था, अच्छा, लेकिन पूरा प्रोसीजर था। एक चीज़ था प्रोसेस की तरह कि यहाँ से 5000 लोगों को रोजगार मिला। ठीक है। और दूसरी बात, जो चिरंजीवी है, आम आदमी जो कतराता था, आम चिरंजीवी गवर्नमेंट ने जो प्राइवेटों में भी जो लागू करवाया, ये बहुत अच्छी उपलब्धि थी। बिल्कुल। नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट तो ये रहा, मैं सरकार का तो कोई कहूँगा नहीं, देखो सरकार का तो मेरे को लगता नहीं कोई नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि जो ये भ्रष्टाचार जो हुआ ये एग्ज़ाम भर्तियों में लेके, कहीं ना कहीं इसको नहीं रोक पाए थे वो लोग भी, तो थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट रहा होगा। दूसरी बात कि जो भर्तियाँ है ये समय पर नहीं करा पाए, जो युवाओं का 10 में से कितने नंबर? 10 में से लगभग 8 नंबर में देना चाहूँगा सरकार को, और भी 9 नंबर देना चाहूँगा। वर्तमान में जो भजनलाल सरकार है उसकी कोई एक उपलब्धि याद कोई है? उपलब्धि नहीं है। नेगेटिव पॉइंट? पूरा के पूरा नेगेटिव ये है कि एक तो पर्ची की सरकार चल रही है, देखो सीधा हिसाब है, इसको वो अलग point। उठा के पटक दिया किसी व्यक्ति को लाके, क्या जरूरत थी? देखो, पर्ची जो की सरकार एक चीज कहते मुझे हैं- सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, नेहरू जी भी पर्ची मेरी से बात सुनो, पर्ची से आए वो बात ठीक है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, मेहनत आप करो, फायदा इनको मिले, ये उचित है क्या? तो हर सरकार में, कांग्रेस के अंदर गलत है। लेकिन सर एक व्यक्ति, एक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो पिछले 5 साल से धरातल पे लड़ाई लड़ रहा था, कदम कदम पे युवा बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहा था, उस व्यक्ति को ढंग का मंत्रालय तक नहीं दिया इस सरकार ने। तो और दूसरी बात, एक लॉबी, मैं बता रहा हूँ ना, इस लॉबी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक लॉबी चला रही है पूरी सरकार को। वो उस लॉबी का अगर छोटा सा कोई कार्य करता है ना, वो ट्रांसफर करा देगा, लेकिन बीजेपी वालों की खुद की नहीं चल रही।
जो केंद्र सरकार है उसको उसकी कोई उपलब्धि? कोई उपलब्धि देखो, हाँ एक उपलब्धि बताऊंगा। मोदी ने देश को जो अपन राष्ट्र जो बनाया, देश के नाम बड़ा बनाया, वो ठीक है, कैसे बनाया ये मुझे भी पता नहीं। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट ये है कि मोदी जी, अगर आप सुनो तो मेरी बात, तो एक तो धर्म की राजनीति बंद कर दो। क्योंकि सर एक चीज़ बताऊँ आपको, आज से 10 साल पहले आप दीवारों पे या एक चीज़ चलते थे कि ना जाति पे ना धर्म पे वोट देंगे, कर्म पे। देखा होगा आपने पहले शायद, न जाति पे ना धर्म पे वोट देंगे, कर्म पे। लेकिन अब वोट भी दो धर्म पे, वोट भी दो जाति पे, कर्म का मतलब ही नहीं। मैंने दीवारों पे कभी नहीं देखा है सर, मैंने जात पे ना पात पे मोहल्ले के हाथ पे, आपने सोचा मॉडिफाई करके बोल दिया। सर नहीं, ये लिखा होता था पहले, ये जो स्लोगन ये लिखवाते थे, जो चुनाव करवाते थे कि ना जाति पे ना वोट, धर्म पे वोट देंगे, कर्म पे। अच्छा है। अच्छा 10 में से कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को? देखो 10 में से मैं 5 नंबर देना चाहूँगा मोदी साहब। 5 नंबर देना चाहिए जी। आप बताइए, अभी जो कांग्रेस की जो सरकार थी, गहलोत सरकार, उसकी कोई एक उपलब्धि? सर ओपीएस था, ठीक है, क्योंकि हम जैसे विवाह जो तैयारी करते हैं तो भविष्य के लिए करते हैं, ठीक है। तो ओपीएस था। और ये जो चिरंजीवी योजना थी बहुत प्रैक्टिकल थी। और नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव तो सर ये था, जो अब जैसे अभी जो है पेपर जो 2014 भर्तियों में जो भी आ रहे हैं BA 17-19 वाली, तो ये रोक नहीं पाए। और दूसरी एक रोजगार की भी बहुत कमी थी। 10 में से कितने नंबर देंगे? सर 10 में से 7। 7 नंबर। अभी वर्तमान बीजेपी की सरकार कोई उपलब्धि 2 महीने में आपको नजर आ रही है? सर उपलब्धि यही है कि सीएम को कोई काम नहीं करना पड़ रहा, अच्छा। मंदिर मस्जिद घूमते हैं। अच्छा। अब आज फिर मंदिर अयोध्या जा रहे हैं, सभी तो कैबिनेट को पहली लेके बार ऐसा सीएम मिला है जिसको कोई काम नहीं करना पड़ रहा। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट? पहली बार इतना सीएम को फ्री हुआ है, तो लोग मंदिरों में दर्शन, हमें सीएम से मिलना है तो मंदिर जाके बैठ जाएंगे, कहीं ना मिलेगा। नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट सर यही है कि जब मंदिर जाते हैं तो हम जैसे लोग जाते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है दर्शन करने में, क्योंकि एक VIP मूवमेंट आ जाता है, पूरा लाव लश्कर आ जाता है। तो नेगेटिव पॉइंट ये है। बाकी अभी 2 महीने, अभी तो बहुत कम समय है किसी चीज़ को करने में। ठीक है। अच्छा, उसमें 10 में से कितने नंबर देंगे? सर अभी तो बहुत है, लेकिन जो भी काम चल रहा है उस हिसाब से 2-3 नंबर मान लो। केंद्र सरकार की कोई एक उपलब्धि आपको याद आ रही है? केंद्र सरकार की सर, यूथ के लिए कुछ सोच के बताइए, यूथ के लिए कुछ करा होगा? सर यूथ के लिए तो शायद मुझे लगा नहीं कि जिस हिसाब से दर प्रतिशत कम होती जा रही है नौकरियों की, तो ऐसा कुछ लगा नहीं है। लेकिन हाँ ये है, जैसे जो किसानों को जो खाते में 6,000 रुपये आ रहे थे, वो एक तरीके से ना मात्र है, लेकिन कुछ मिलता है उससे, चलिए। वो एक उपलब्धि मान सकते हैं केंद्र सरकार नेगेटिव की। पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट तो सर नीतिगत बताएं। नीतिगत बताएं सर, नीतिगत। गलत लगा मैं, ऐसा कुछ? सर एक तो क्या है, नीतिगत तो ये है, जैसे राम मंदिर का मान लो, भाई हम विरोध नहीं कर रहे। युवा मित्रों को हटाना नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया बजरंग सरकार सर का? बजरंग सरकार का नेगेटिव पॉइंट है ही, उसमें तो बता रहा हूँ आपको, जैसे मतलब मैं सोच रहा था आप लोगों की तरफ से कोई आएगा ऐसा। सर वो हमने पहले इतनी बार हर चीज़ में वही बोला है। चलिए, ठीक। बाकी दूसरा 10 में सर से हमारा कितने- जिस बताइए। विचारधारा से मैं आता हूँ, हर आदमी एक राजनीति आता है, एक विचारधारा को फॉलो करता है। जी। मैं जिस विचारधारा को फॉलो करता हूँ, उनकी विचारधारा ये है कि मंदिर बनाओ, कुछ ही बनाओ, उसके बगल में एक लाइब्रेरी खोल दो। बहुत बढ़िया। आज हम दुष्यंत चौटाला जी को, मैं उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ। हम नागौर में आए, हमने एक बेड़ा उठाया कि नागौर में तेजाजी मंदिर को विशाल बनाया जाए। अच्छा अच्छा, हमने सर मंदिर का निर्माण, आप विश्वास नहीं करोगे, खुदाई होने से पहले हमने लाइब्रेरी चालू कर दी। वहाँ पे 12 कंप्यूटर लगा के, वाईफाई लगा के बच्चों को कि पढ़ेंगे, अपने आप ही मुद्दे बैठ 10 में जाएंगे। से कितने नंबर देंगे केंद्र सरकार को? केंद्र सरकार को 10 में से सर 4 नंबर। 4 नंबर। जी बताइए, राजस्थान सरकार की, अशोक गहलोत सरकार की कोई पॉजिटिव पॉइंट? सर पॉजिटिव पॉइंट तो सबसे पहले ये है कि लॉकडाउन में बहुत अच्छा डिसीजन लिया था उन्होंने। वो मुझे सबसे अच्छा लगा कि लॉकडाउन लगाने का राजस्थान में लिया था उन्होंने डिसीजन। अच्छा। और चिरंजीवी का मुझे सबसे अच्छा लगा। नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट सर ये सबसे पहले पेपर लीक, और सर दूसरा ये है कि छात्र संघ चुनाव। 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 10 में से उनको 5 दूंगा। और अभी वर्तमान की जो भाजपा सरकार, बजरंग सरकार को, उसके लिए कोई पॉजिटिव पॉइंट? सर भजनलाल शर्मा का तो एक रेड लाइट वाला मुझे अच्छा लगा, अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है। नेगेटिव और पॉइंट यही है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनका घूमना फिरना कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा, अच्छा, केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का कोई पॉजिटिव पॉइंट? मोदी जी का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि उन्होंने हमारे देश में ही नहीं, बाहर भी जाके प्रचार किया है, और आज लोग हमें जानते भी है भारत के नाम से। अच्छा, और अभी नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट ये है कि धर्म के ऊपर। कितने मार्क्स देंगे 10 में से? 10 में से 8। हमारे साथ थे राजस्थान का युवा, जो कहीं ना कहीं कहना चाह रहा है कि धर्म की ज़रूरत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं रोज़गार की ज़रूरत ज़्यादा है। विभिन्न मुद्दों पे आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों से चुनाव को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर बातचीत की। इन लोगों से जुड़े रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। धन्यवाद।